नमस्कार, न्याय मंच के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दूरदर्शन पर न्याय मंच कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि न्याय और न्याय प्रणाली संबंधित जानकारी हम अपने दर्शकों को दें और साथ ही न्याय से संबंधित समस्याओं का हल ढूंढने में हम उनकी मदद भी करें। आज का मुद्दा, आज का हमारा मुद्दा है जमीन, जायदाद और उनकी विरासत से संबंधित समस्याएं। इसी विषय पर हमसे और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं कुमारी नवरत्न चौधरी, श्री संजीव नरूला और श्री सतीश डबास। आप तीनों ही दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमीन और जायदाद से तो हम सभी वाकिफ ही हैं, लेकिन इनके जो झगड़े होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? देखिए, जमीन और जायदाद संबंधी दो टाइप की देखी गई हैं, चल और अचल, जिनको हम इंग्लिश में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं जी। और इनके मुतालिक जो झगड़े होते हैं मेनली हमारे यहाँ दो टाइप के होते हैं। एक जिनको हम दीवानी सिविल मुकदमे बोलते हैं और फौजदारी जिनको हम क्रिमिनल मुकदमों में डिवाइड कर सकते हैं जी। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ओनर की मृत्यु होती है और उसके एक से ज्यादा उत्तराधिकारी होते हैं जी, तो उनमें आपस में ही उस उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है जी, जो देखने पर फिर बाद में फौजदारी और दीवानी मुकदमों में तब्दील हो जाती है जी। तो दीवानी मुकदमों में किस प्रकार से लड़ाई होती है, क्या होता है, क्या फर्क है? दीवानी मुकदमों में देखा गया कि जब भी कोई भी पक्ष अपने हक को लेकर संतुष्ट नहीं है जी, तो वो कोर्ट को अप्रोच करेगा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और देखा गया कि जब दीवानी मुकदमों में कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो वो दीवानी मुकदमे फौजदारी में भी तब्दील हो जाते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं फौजदारी? जैसे कि कब्जे को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े हत्या तक पहुंच जाते हैं, या कोई पक्ष उन प्रॉपर्टी को लेके अपने जाली दस्तावेज बन के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फेरबदल करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, क्यों होते हैं ये झगड़े आमतौर पर? मेरे एक्सपीरियंस में ये डिस्प्यूट्स ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो प्रॉपर नहीं होती जी। तो अगर उस डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए तो ये मुकदमे और ये डिस्प्यूट्स बहुत कम हो सकते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताएंगे कि किस प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन और क्या कमी रहती है डॉक्यूमेंटेशन में? डॉक्यूमेंटेशन में आमतौर पे ये देखा गया है कि उसकी रजिस्ट्रेशन या उसके ऊपर जो नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी है जी, वो पेड नहीं होती है। तो कई बार लोग लालच के अंदर कम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं या कागज गलत किस्म के बनवा लेते हैं जी। तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कागज किस प्रकार के बनवाने चाहिए? देखिए, ये उसको अपनी जब भी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड उसको सेल परचेज करनी है जी, तो मेरी यही सजेशन है कि उसको अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी चाहिए जी। ये एक फर्स्ट स्टेप है जिससे उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथ हो सकती है जी, और वो प्रॉपर तरीके से उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और उसके बाद मैं ये हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसके बाद उसकी म्यूटेशन भी कॉर्पोरेशन में जी या रेवेन्यू अथॉरिटीज में जरूर करवाएं जी। तो म्यूटेशन क्या चीज होती है? म्यूटेशन जो अथॉरिटीज हैं जैसे कॉर्पोरेशन या रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं जी, वो रिकॉर्ड करते हैं कि ये टाइटल इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है जी, चाहे वो इनहेरिटेंस से हुआ हो जी या वो बाय सेल परचेज हुआ हो जी। तो उन अथॉरिटीज के पास ये रिकॉर्ड रहता है कि इस प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स रिकवरी हमने किस व्यक्ति से करनी है। म्यूटेशन का ये इफेक्ट है जी। म्यूटेशन से कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं होता जी, लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटीज को ये जरूर उसका इल्म रहता है कि उससे टैक्स किससे रिकवर करना है। और सरकारी खातों में हमारा नाम भी, जिस व्यक्ति ने उसको खरीद लिया है उसका नाम चढ़ जाता है जी, बिल्कुल। तो एक तरह से ये सरकारी खातों में भी वो उसका रिकॉर्डेड ओनर हो गया। सतीश जी, आमतौर पर ये देखा गया है, आप तो ज्यादातर डीएलआर एक्ट के केसेस जो लैंड रेवेन्यू के होते हैं उसमें आप ज्यादा डील करते हैं, तो आमतौर पर यह भी देखा गया है कि कॉर्पोरेशन में और रेवेन्यू अथॉरिटीज में कुछ फर्क होता है म्यूटेशन में। क्या फर्क होता है? ये देखिए, जो रेवेन्यू डीएलआर एक्ट में जो म्यूटेशन होती है जी, उसमें उसके जो प्रावधान है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है जी। देखा गया है कि जैसे उसमें हमारे पास एक भूमिदारी राइट्स होते हैं जी, और वो भूमिदारी राइट्स दो टाइप के होते हैं। भूमिदारी राइट्स में एक तो असामी को एग्रीकल्चर लैंड में राइट्स दिए गए हैं, एक भूमिदार को राइट्स दिए गए जी। तो देखा गया कि भूमिदार को
अपने राइट्स ट्रांसफर करने की इजाजत दी गई है कानून में, डीएलआर एक्ट में, जबकि आसामी को ये अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। अगर कोई भूमिदार की विरासत उसके सर्वाइवर्स में, उसके लीगल हेयर्स में ट्रांसफर होती है, तो उसके म्यूटेशन संबंधी कागजात रेवेन्यू ऑफिस में, जो तहसीलदार ऑफिस होता है, वहां पे जाके करवा लेने चाहिए जी, ताकि उसका सारा रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेटेड रहे। तो ये जो भूमिदारी राइट्स होते हैं, इसमें सिर्फ ये रेवेन्यू रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही जाकर के होते हैं, या इसके अलावा और भी कागजात कराए जाते हैं कोई? इसके अलावा तो कागजात, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर सेल परचेज होगी जी, तो उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड होके और उसके बाद फिर यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज में जाके उसका म्यूटेशन करा लेना चाहिए जी, ताकि टैक्सेशन पर्पज से भी वो वहां पे अपडेटेड रहे, अपडेटेड रहे। ठीक है। संजीव जी, आप इस पर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ये जो मेरे दोस्त ने बयान किया है, ये एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जी, जो नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई जी। अगर तो वो प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड है जी, तब उसकी म्यूटेशन सिर्फ एक कॉर्पोरेशन में टैक्स पर्पज के लिए होती है जी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी डीडीए या एलएनडीओ की है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जी, फिर म्यूटेशन ये उस डिपार्टमेंट में करवाना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन के बारे में आपने बताया और हमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बताया, आपको नहीं लगता कि कानून बहुत ज्यादा हैं? क्या कानूनों की बहुत ज्यादा बहुतायत नहीं है, या ये आवश्यक है सारे कानून? नहीं, ये आवश्यक जरूर है जी। और मैं जैसे अभी आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है जी, जिसपे उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी की वसीयत हो और वो वसीयत रजिस्टर्ड है, तब उसकी म्यूटेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है जी। और वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड बाकी उसके जो वली वारिस हैं, जिस व्यक्ति के देहांत हुआ है, उससे उनकी नो ऑब्जेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। तो ये प्रॉपर्टी वेरी स्मूथली ट्रांसफर हो जाती है रिकॉर्ड्स में और लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि महज कानून होना ये ज्यादा है या होने चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन कानूनों का होना और उनकी है वो आर्बिट्रेशन का हो रहा है, मीडिएशन का हो रहा है। बहुत सारे समस्याएं आपस में बैठा के समझा के सुलझ सकती है। जैसे मैं अपनी बेटी की किताब पढ़ रहा था, जिसके अंदर दो भाइयों की संपत्ति को लेकर विवाद था। एक भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए शहर भेजता है, अपनी घड़ी बेच देता है, अपने मकान को गिरवी रख देता है। जब वो छोटा भाई शहर जाके बड़ा हो जाता है तो उसको गांव की संपत्ति का ध्यान आता है। जब वो गांव की संपत्ति वापस लेने जाता है तो उसको लगता है कि भाई ये तो वही भाई है, ये वही घर है जिसने मेरी घड़ी बेची। तो ऐसे में अगर मीडिएशन हो और उसको बात, क्योंकि आप बाद में आए संसार में, श्रम और मस्तिष्क का जो उपयोग किया वो बड़े भाई ने ज्यादा किया, उसने ज्यादा संघर्ष किया और संघर्ष के बाद परिवार आगे आया। तो उसमें अगर कोई परिवार का परिजन मीडिएट करे या कोई समझदार आदमी मीडिएट करे, तो मुझे नहीं लगता, कई बार बराबरी की लड़ाई ना होके कुछ संतुष्टि की लड़ाई भी होनी चाहिए। लड़ाई तो मुझे लगता है ज्यादा अहम की होती है, संपत्ति की नहीं होती। सरकार ने एक नया अमेंडमेंट लाया है सीपीसी में जी, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जी, उसमें सेक्शन 89 जी को जो अब नए तौर पे लाया है लेटेस्ट अमेंडमेंट में, वो ललित जी वाली बात है कि वो मीडिएशन को इनकरेज करती है। और कोर्ट्स में अगर मुकदमा दायर कर भी दिया जाए तो ये अब कोर्ट्स के ऊपर भी लागू हो रहा है, ये लाजमी हो गया है कि आप ये प्रयास कीजिए कि इसको मीडिएशन में भेजिए। लेकिन ललित जी ने एक बात कही कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन ये ऑल्टरनेट फोरम्स हैं। अब इसके भी दो पक्ष हैं। जहां विल का ताल्लुक है उसमें आर्बिट्रेशन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी है। जहां स्टैट्यूटरी कलर होता है वहां आर्बिट्रेशन नहीं होती। मीडिएशन है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन हो सकती है, लेकिन वो फैमिली सेटलमेंट में होगी और बशर्ते दोनों पार्टीज जो हैं उसके लिए तैयार भी हो, उसके लिए तैयार हो। तो इसलिए जो बिग ब्रदर का रोल है, जो वहां पर वो दोनों की भावनाएं समझे और कहे, इस तरह की बातें जी। इसका मतलब यह है कि समाधान कोई ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। कोशिश करने की आवश्यकता है कि साथ बैठें और समाधान आपस में ही मिलकर ढूंढें दोनों पक्ष, तो समाधान इतना मुश्किल नहीं। आप दोनों ने हमारे स्टूडियोज में आकर के हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी आवश्यक जानकारी शेयर की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्याय मंच में बस केवल इतना ही।
अगली बार भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।